हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ विमेंस हेल्थ टॉक। इसमें हम बात करते हैं विमेंस हेल्थ के बारे में वेरियस टॉपिक्स पर, साथ ही में आपके मिथ्स को बस्ट करते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने सोचा है, मेरे बहुत से पेशेंट्स का ये डाउट रहता है कि हमें कब पता चलेगा हमारे पीरियड्स जो हैं ये इरेगुलर हैं या ठीक नहीं आ रहे, या हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। पीरियड्स ऐसा क्या सिम्टम आएगा जब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नॉर्मल पीरियड के बारे में। तो जो नॉर्मल पीरियड का ड्यूरेशन है वो कुछ लड़कियों के लिए 2 डेज का, तो कुछ लड़कियों के लिए 7 डेज का, यानी 2 दिन से 7 दिन तक नॉर्मल पीरियड का जो ब्लड फ्लो होता है वो हो सकता है। और जो साइकिल लेंथ है वो होती है 21 टू 35 डेज, यानी किसी के पीरियड 21 या 21 दिनों में और किसी और के पीरियड 35 डेज तक के गैप में आ सकते हैं। अब अगर पीरियड इससे ज्यादा जल्दी आए, इससे ज्यादा दिनों तक आए, बहुत हैवी आए, बहुत पेनफुल हो, बहुत ज्यादा दिनों तक फ्लो हो, या बहुत दिनों बाद आए फ्लो, तो हम इन सिचुएशंस को कहते हैं कि पीरियड जो हैं आपके इरेगुलर हैं, अनियमित हैं, या उनका फ्लो ठीक नहीं है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अब इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लो की। तो जो एवरेज फ्लो है पीरियड्स के दिनों में वो 30 ml पर पीरियड, लेकिन कभी कभी ये 80 ml तक भी बढ़ सकता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो लार्ज जो 4 टेबल स्पून होते हैं, इतना अमाउंट एक पीरियड में एक गर्ल लूज कर जाती है। अब अगर कुछ लोगों के पीरियड बहुत लाइट तो कुछ के थोड़े से हैवियर साइड्स पर हो सकते हैं। थोड़ा क्रैम्पिंग और पेन होना पीरियड में नॉर्मल हो सकता है। हालांकि अगर आपको बहुत डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज्यादा पेन है, आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो ये भी एक सिचुएशन है जब आपको अपने डॉक्टर के पास बात करनी चाहिए। और अगर आपके पीरियड कोई बड़ा चेंज शो करते हैं, जैसे कि पहले हल्के थे, हल्का फ्लो था और अभी सडनली बहुत ज्यादा फ्लो हो गया है, या फिर आप ऐसा पाती हैं कि आपको फ्लो बहुत सडनली कम हो गया है, या जैसे नाम मात्र का ही, या सिर्फ ड्रॉप भर, सिर्फ स्पॉटिंग जैसा ही होता है, तो इन सिचुएशंस में भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और मैं एक बात करूंगी, आजकल जो हम कहते हैं, हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कब पीरियड्स में हेल्प की जरूरत है। जब आपके पीरियड्स किसी भी कारण से ऐसे हैं कि आप कंफर्टेबल होकर अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाते, या फिर आप जो है एक बड़ा चेंज पाते हैं इसमें, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है। सो आई वुड से वेन एवर इन डाउट जरूर आप अपने डॉक्टर से बात करिए। अब हम बात करते हैं कि कब पीरियड्स का आना नॉर्मल नहीं होता। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत सिचुएशंस में ये एक हाई रिस्क सिचुएशन है, ये रिस्की हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक फीडिंग मदर जो है, जो अपने बेबी को दूध पिला रही है, कभी कभी इन लड़कियों के पीरियड भी काफी समय के लिए रुक जाते हैं। और जब मीनोपॉज आ जाए, तो मीनोपॉज हम किसे कहते हैं, 45 से लेके 55 ईयर्स की एज तक जो नेचुरली रिप्रोडक्टिव फंक्शन बंद हो जाता है और पीरियड 1 साल से ज्यादा समय के लिए बंद हो जाए, तो इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। तो जो मीनोपॉज है इसमें परमानेंट बंद होते हैं पीरियड, लेकिन हम मीनोपॉज की डेफिनेशन कब कहेंगे, हम कहेंगे मीनोपॉज आ गया है जब पीरियड 1 साल के लिए बंद हो जाए। तो अगर किसी को मीनोपॉज के बाद पीरियड आया है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा भी पीरियड आया है, तो वो सिचुएशन भी नॉर्मल नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और सिचुएशंस, जैसे रिलेशनशिप के बाद स्पॉटिंग आना, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग यानी 2 पीरियड के बीच में स्पॉटिंग होना या पीरियड का होना, या फिर हम कहते हैं बहुत ही दूर दूर पीरियड्स बहुत ज्यादा इनफ्रीक्वेंट आ रहे हैं, या फिर 1 साल में 9 पीरियड से कम पीरियड का आना। तो इन सब सिचुएशंस में भी ये सिचुएशंस ऐसी हैं जो मेडिकल केयर डिमांड करती हैं, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब सही एज क्या है पीरियड आने की, तो कुछ गर्ल्स में 9 साल की उम्र, कुछ गर्ल्स में 14 ईयर्स की उम्र। अगर किसी को 14th बर्थडे के बाद भी 15 ईयर्स की एज पर पहुंचने पर भी पीरियड नहीं आए, तो उन्हें डॉक्टर के पास जरूर दिखाना चाहिए। और दूसरी बात हम कहते हैं, अगर किसी को 9 साल से पहले की उम्र में पीरियड आने लगे या ब्लड फ्लो दिखने लगे, तो इसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो ये सिचुएशन भी कभी कभी हमें देखने को मिलती है। इस सिचुएशन में भी बच्चियों को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। अब जो पीरियड है, इनके भारी आने के, ज्यादा आने के या मोर फ्रीक्वेंटली आने के क्या कारण हो सकते हैं,
तो सबसे पहले जो कारण है वो हार्मोन से जुड़े हैं, मतलब कि जो आपके पीरियड्स हैं वो हार्मोनल दिक्कत की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं या जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हालांकि यूट्रस में स्ट्रक्चर वाइज या ओवरीज ये सब कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से नॉर्मल है। तो फिर इन सिचुएशंस में इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। और इसमें कुछ खास तरह के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे कि थायराइड। अगर थायराइड अप डाउन है तो पीरियड आपके खराब हो सकते हैं, अनियमित हो सकते हैं। अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो अप डाउन होता है, तो प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके ज्यादा होने से पीरियड्स का आना कम हो जाता है या फिर इनफ्रीक्वेंट हो जाता है। और एक और तरह का जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में जो पीरियड्स हैं वो या तो बहुत फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं या इनफ्रीक्वेंटली और कम आ सकते हैं। तो दोनों ही तरह की सिचुएशंस हमको पीसीओएस में दिखने को मिलती है। तो ये रही बात हमारे जो है पीरियड्स के हैवी आने या इनफ्रीक्वेंट और कम आने की। एक और सिचुएशन जो आजकल मैंने कुछ यंग बच्चों में, यंग लड़कियों में देखी है, वो है जो बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस से जुड़ी है, जिसमें ये बच्चे बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं। इसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है। उस सिचुएशन में भी पीरियड्स जो बंद हो जाते हैं, तो यानी कि टोटल एमेनोरिया या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज। तो कुछ स्टडीज कहती हैं कि अगर हम 8 घंटे से ज्यादा मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज पर वीक करते हैं तो कुछ सिचुएशंस में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जैसा कि कभी कभी हम प्रोफेशनल एथलीट्स में ऐसा देखते हैं। तो ये सिचुएशंस हैं पीरियड्स के कम आने और ज्यादा आने की। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिनमें यूट्रस में स्ट्रक्चर में या दूसरी तरह के प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रसौली या फाइब्रॉइड्स, जो कि बिनाइन गांठें होती हैं यूट्रस में। इन बिनाइन गांठों और फाइब्रॉइड्स के होने से भी पीरियड्स कभी कभी बहुत ज्यादा हैवी, कभी कभी बहुत ज्यादा दिनों तक चलने लगते हैं, तो ये तकलीफ हो सकती है। दूसरा है अगर यूट्रस में सूजन है, जिसे हम कहते हैं एडिनोमाइसिस। एक और सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है वो यूट्रस के अंदर के अलावा यूट्रस के बाहर के सरफेस पर, ट्यूब्स पर, ओवरीज पर, इन सब जगहों पर भी पाई जाती है और कई खून से भरी हुई गांठें और इन्फ्लेमेटरी लीजन्स बनने लगते हैं। इस सिचुएशन में भी पीरियड्स बहुत ज्यादा हैवी, पेनफुल या प्रोलॉन्ग्ड हो सकते हैं। अब ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें पीरियड्स हैवी होते हैं, और भी कुछ सिचुएशंस हैं जैसे कि एंडोमेट्रियल पॉलिप या सर्वाइकल पॉलिप। तो ये हैं छोटी गांठें जो बच्चेदानी के अंदर या बच्चेदानी के मुंह पर बन जाती हैं, इनको हम कहते हैं पॉलिप। इनके होने की वजह से भी जो है पीरियड्स हैवी हो सकते हैं, पीरियड्स पेनफुल भी हो सकते हैं, और साथ में ही कभी कभी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही एक और सिचुएशन है जो हार्मोनल अप एंड डाउन से जुड़ी है, जिसमें यूट्रस की लाइनिंग वो ज्यादा थिक हो जाती है। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो ये भी एक सिचुएशन है जिसमें इस तरह से पीरियड्स कभी कभी अनियमित हो जाते हैं, हैवी आते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या यूट्रस और उसके चारों तरफ के ऑर्गन्स का इन्फेक्शन, ये कभी कभी सीरियस रूप भी इख्तियार कर सकता है, और ये भी एक सिचुएशन है जिसमें कभी कभी पीरियड्स हैवी आते हैं। तो इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए हम इलाज कैसे करते हैं हैवी या इर्रेगुलर पीरियड्स का। तो इलाज जो है वो कारण के हिसाब से होता है। तो अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो हम थायराइड को या पीसीओएस को मेडिसिन देके करेक्ट करते हैं। अगर इन्फेक्शन है जैसे कि पीआईडी, तो हम एंटीबायोटिक या एप्रोप्रिएट थेरेपी से उसको ठीक करते हैं। जो फाइब्रॉइड हैं, अगर फाइब्रॉइड बहुत छोटे हैं और आपको सिग्निफिकेंटली दिक्कत नहीं हो रही है, पीरियड अगर बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, अगर पेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटे फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन बड़े फाइब्रॉइड्स हैं या फिर अगर पीरियड्स में दिक्कत दे रहे हैं तो इन्हें ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। तो कभी कभी हम सिर्फ फाइब्रॉइड को निकालते हैं अगर यंग वीमेन में ऐसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और ये सर्जरीज आजकल लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी की मदद से की जा सकती हैं। और अगर एज मीनोपॉज के पास पहुंच जाए तो हमें कभी कभी बच्चेदानी को भी निकालना पड़ता है। इसके अलावा एक और तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें हम बच्चेदानी की एंडोस्कोपी करके बच्चेदानी की लाइनिंग को साफ कर देते हैं, और उसके बाद या तो हम हार्मोन टैबलेट्स पर डालते हैं, लेने के लिए कहते हैं, या फिर हम हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस को भी कभी कभी यूट्रस के अंदर रख देते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनसे हम इसका इलाज करते हैं। कभी कभी जो होता है पीरियड्स में बहुत तकलीफ, पेन होता है, जिसके कारण से रोज का काम, रोज की एक्टिविटीज करना भी मुश्किल हो जाता है।
तो इस सिचुएशन में हम पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी हॉर्मोन्स को देना, हार्मोन पिल को देना भी बहुत यूजफुल होता है। इससे जो हैवी पीरियड्स हैं उन्हें भी कंट्रोल किया जा सकता है और पीरियड के दौरान जो पेन है उसका भी ख्याल रखा जा सकता है। तो ये तो हमने आज शॉर्ट में बात की कि वेरियस जो है पीरियड्स के दौरान प्रॉब्लम्स और उनसे आप कैसे निपट सकते हैं और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अब एक सवाल जो हमसे पेशेंट करते हैं वो ये है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन है, क्या हमेशा ही ये दिक्कत का कारण होते हैं? तो मैं ये कहूँगी बहुत सी गर्ल्स में पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन अगर हम सब तरह के टेस्ट भी करें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं पाई जाती। तो इस सिचुएशन में हम उन्हें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, रेगुलर नियमित एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं और हम पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ जो एक अच्छा खाना खाना, ओबिसिटी को अवॉइड करना और जो फिजियोथेरेपी है, वार्म बॉटल का यूज़ है, इन सब से भी पेनफुल पीरियड्स में आराम पड़ता है। जितना ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, उतना ही पीरियड में कंजेशन कम होगा, पेन कम होगा। एक और सवाल होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हम ग्रो अप करते जा रहे हैं, तो हमारा पीरियड्स का फ्लो जो है वो कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कई सिचुएशंस में ये चीज़ भी नॉर्मल हो सकती है। और अगर पीरियड बिल्कुल ही कम है या बिल्कुल स्पॉटिंग जैसा दिखता है, तब आपको ज़रूरत है जो है किसी तरह के इलाज की। लेकिन अगर माइनर चेंजेस आते हैं पीरियड के फ्लो में, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, तो इसमें आपको कई बार किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक और तरह का खास तरह का पीरियड प्रॉब्लम वो है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। तो पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग ज़्यादातर बच्चेदानी के मुंह यानी कि जो सर्विक्स है उस पर होने वाले लीजन्स, मस्से, इन्फेक्शंस या उस पर जख्म हो जाते हैं जिन्हें हम इरोजन कहते हैं, उससे होता है। तो इस सब के लिए आपको अपना हर साल पैप्समेयर करवाना चाहिए और अगर आप इस तरह की किसी सिम्टम से जूझ रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से आप चेकअप कराइए। अब मुझे एक सवाल नज़र आता है, हमारे एक जो है व्यूअर वो जानना चाहते हैं कि क्या AMH को किसी नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो AMH है ये एग रिजर्व को दिखाता है। तो AMH जो है वो एज जैसे जैसे बढ़ती है उस तरह से ये कम हो सकता है। खासतौर पर 35 ईयर्स की एज के बाद गर्ल्स में हम इसका शार्प फॉल देते हैं। तो इसका कोई एज सच कोई तरीका, नेचुरल तरीका नहीं है बढ़ाने का, बट यस हमारी फर्टिलिटी और हमारा जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। तो फिर इसलिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, स्मोकिंग, एल्कोहल नहीं, स्ट्रेस नहीं लेते, तो डेफिनेटली एक अच्छा तरीका है आपके जो है फर्टिलिटी को इम्प्रूव रखने का और आपके जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी को बढ़ाने का ये अच्छा तरीका है। अगर आप ऐसा आपके साथ हुआ है कि AMH कम हो गया है तो जरूर अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। कुछ दवाइयाँ, कुछ टेक्निक्स से AMH में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। दूसरा एक सवाल जो मुझे नज़र आ रहा है, एक हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि मेरी उम्र 50 ईयर्स है और मुझे पिछले 3 साल से पीरियड बंद हो गए थे, लेकिन मुझे 1 हफ्ता पहले थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे मैंने अभी अभी पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में बात की, तो एक बार जब 45 टू 55 ईयर्स की एज के बीच में पीरियड 1 साल के लिए नहीं आते तो इसे हम कहते हैं मीनोपॉज कहा जाना। एक बार अगर मीनोपॉज आ जाए तो हॉर्मोन्स जो है बॉडी में प्रोड्यूस होने बंद हो जाते हैं, उसके बाद कोई ऐसा कारण नहीं बचता कि आपको ब्लीडिंग आए। तो इस वक्त जब भी ब्लीडिंग आती है उसमें 10% सिचुएशंस में यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर भी एक कारण हो सकता है। तो अगर आपके पास साथ ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए। कारण को देखना बहुत जरूरी है कि ब्लीडिंग क्यों हुई है। एंडोमेट्रियम की बायोप्सी, जिसे कि आजकल हम एंडोस्कोपिक गाइडेंस में यानी हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेंस में करते हैं, इस प्रोसीजर को आपको करवाना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड आपको करवाना चाहिए और पैप्समेयर भी करवाना चाहिए। तो जरूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए। एक और क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस का हमारी पीरियड हेल्थ पर कैसे फर्क पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनहांस करने में, हमें ठीक रखने में। तो एक्सरसाइज रेगुलरली करिए। अपने पीरियड्स में भी आप एक्सरसाइज करना मत छोड़ें। हालांकि अगर आपका एनर्जी लेवल लो है तो आप इसका वाइगर थोड़ा सा कम कर सकते हैं।
हेल्दी खाना खाइए, बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक नहीं। जो कोल्ड ड्रिंक्स है, फिजी ड्रिंक्स है, जंक फूड है, बाजार का बना खाना, ऑयली प्री प्रोसेस फूड्स है, इन सबको खाकर हेल्दी खाना खाइए। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए डेटरेंट है। तो स्ट्रेस आपको नहीं करना है, अपनी कोई हॉबी फॉलो कीजिए और नियमित योगा या मेडिटेशन कीजिए। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सो आज का जो हमारा ये लाइव टॉक है, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक हम एक और किसी इम्पॉर्टेंट फीमेल हेल्थ इशू के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।